नमस्कार दोस्तों। टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर भारतीय इतिहास की सीरीज़ चलाई जा रही है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करके पूरा किया था और हमने ये भी देखा था कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वह लोधी वंश हुआ था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था और इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और यहाँ से बाबर के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की जाती है जिसे हम लोग मुग़ल साम्राज्य कहते हैं। और इस युद्ध के पश्चात हमने ये देखा कि यहाँ से अफ़गानों की सत्ता भी समाप्त हो जाती है। लोधी वंश के पहले मैंने आपके साथ तुगलक वंश भी डिस्कस किया था और तुगलक वंश में मैंने आपके साथ एक शासक डिस्कस किया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमें काफ़ी विद्रोह देखने को मिले थे। उसके द्वारा कई योजनाएं लाई गई थीं जो कि असफल सिद्ध हुई थीं। जब किसी शासक के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं और वे असफल होती हैं तो इस स्थिति में जनता में आक्रोश की स्थिति पैदा होती है और विद्रोह की भावनाएं देखने को मिलती हैं। यही हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने को मिला था। कई राज्यों में विद्रोह हुए थे और कई शासकों के द्वारा खुद को स्वतंत्र भी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी दौरान दक्षिण भारत में दो बड़े राजवंश के द्वारा खुद को स्वतंत्र डिक्लेयर किया गया था। वे दो क्रमशः थे, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ विजयनगर साम्राज्य को ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दो भाइयों के द्वारा, जिनके नाम थे हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा ही स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये कैसे हुआ था, आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहाउद्दीन गुरशास्प नामक एक व्यक्ति हुआ करता था जिसके द्वारा सागर कर्नाटका में विद्रोह किया हुआ था। जब मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए सागर पहुंचता है तो बहाउद्दीन गुरशास्प भागकर काम्पली पहुंच जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक काम्पली पहुंचता है और वहां जाकर के इसको पराजित करता है, विद्रोह को दबाता है और यहाँ के जो शासक के जो दो अधिकारी थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक बंदी बनाता है और बंदी बनाने के बाद इन्हें ये दिल्ली लेकर के आ जाता है। दिल्ली लाने के पश्चात इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश करता है। हरिहर और बुक्का के द्वारा इस्लाम धर्म को अपना लिया जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता भी स्वीकार कर ली जाती है। कुछ समय पश्चात वापस से काम्पली में विद्रोह होता है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन दोनों भाइयों हरिहर और बुक्का को मुक्त कर दिया जाता है और इन्हें ही काम्पली में विद्रोह दबाने के लिए भेजा जाता है। जब ये दोनों भाई काम्पली पहुंचते हैं तो वहाँ ये एक हिंदू संत जिनका नाम विद्यारण्य था, उनके प्रभाव में आते हैं और उनके कहने पर ये वापस
हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और इसके बाद इनके द्वारा वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य हम्पी की स्थापना की जाती है और इसके अलावा एक विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना कर दी जाती है। ये दोनों मिलाकर के विशाल विजयनगर साम्राज्य कहलाते हैं। यहाँ से अब एक नया वंश चालू होता है जो कि यहाँ संगम काल या संगम वंश कहा जाता है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण वंश हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है वह है संगम वंश। संगम वंश के पश्चात यहाँ जो नया वंश आता है वह होता है सालुव वंश। सालुव वंश के पश्चात तुलुव वंश आता है और तुलुव वंश के पश्चात अंतिम जो वंश होता है वह होता है अराविडु वंश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरिहर और बुक्का इन दोनों के द्वारा संगम वंश की स्थापना की जाती है विजयनगर साम्राज्य में, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके द्वारा हम्पी और विजयनगर की स्थापना की जाती है जो कि सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य ही कहलाता है। इस वंश का जो प्रथम शासक होता है वह होता है हरिहर प्रथम, जिसका शासनकाल 1336 से 1356 के मध्य देखने को मिलता है। हरिहर प्रथम के द्वारा जो पहली राजधानी बनाई जाती है वह थी अनेगोंडी। इसके अलावा हरिहर प्रथम के द्वारा जो दूसरी राजधानी बनाई जाती है वह होती है विजयनगर। इस दौरान अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक हमें यह विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के ही समय एक और दक्षिण में साम्राज्य स्वयं को स्वतंत्र स्थापित करता है जिसका नाम बहमनी साम्राज्य होता है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच बहुत लंबे समय तक संघर्ष देखने को मिलता है भारतीय इतिहास में। मैं इसी संघर्ष की बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बहमनी साम्राज्य का जो जिसके द्वारा स्थापना की गई थी वह था अलाउद्दीन हसन शाह। अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा रायचूर किले पर अधिकार कर लिया जाता है और इसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि बहमनी और विजयनगर इन दोनों साम्राज्य के बीच संघर्ष चालू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैंने आपको बताया कि बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन शाह, इसके द्वारा रायचूर किले पर अधिकार कर लिया जाता है और यहाँ से इन दोनों राज्यों के बीच में अब संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। हरिहर प्रथम के बाद विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक बुक्का प्रथम होता है। बुक्का प्रथम के द्वारा सबसे पहले शासन का केंद्रीयकरण किया जाता है और तमिलनाडु को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित भी किया जाता है। इस समय बहमनी वंश का शासक मोहम्मद शाह प्रथम था। मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा रायचूर दोआब में स्थित मुदगल के किले पर आक्रमण किया जाता है और बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया जाता है और दक्षिण में बारूद का प्रयोग होने वाली यह पहली घटना भी होती है। इस युद्ध में संधि होती है और इस संधि में यह निश्चय किया जाता है कि जो कृष्णा नदी है उसे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की सीमा मान लिया जाएगा। यहीं से इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा को कृष्णा नदी माना गया था। इसके पश्चात बुक्का प्रथम के द्वारा मदुरा को विजय किया गया था और विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। बुक्का प्रथम के लिए ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं निर्णायक आप कह सकते हैं युद्ध था और
बुक्का प्रथम के द्वारा इस घटना के बाद वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी ली जाती है। बुक्का प्रथम के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक हरिहर द्वितीय होता है, जिसका शासनकाल 1377 से 1404 के मध्य देखने को मिलता है। हरिहर द्वितीय के द्वारा राज परमेश्वर और राजाधिराज की उपाधि ली हुई थी। हरिहर द्वितीय के द्वारा दभोल, चौल और गोवा इनको विजित करके विजयनगर साम्राज्य में मिलाया गया था। यही नहीं, इसके अलावा हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका को भी जीता था और उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा हरिहर द्वितीय जो है वह विरूपाक्ष का उपासक भी था। हरिहर द्वितीय के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक देवराय प्रथम होता है, जिसका शासनकाल 1406 से 1422 के मध्य हमें देखने को मिलता है। इसके द्वारा तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया गया था और एक नहर जो कि तुंगभद्रा नदी से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक थी, इसका भी निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक इतालवी यात्री जिसका नाम निकोलो कॉन्टी था, उसके द्वारा भी विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया गया था। इनके दरबार में श्रीनाथ नामक कवि, जिनके द्वारा हर विलास की रचना की गई थी, वे भी इनके दरबार में रहा करते थे। देवराय प्रथम के बाद यहाँ का अगला शासक देवराय द्वितीय होता है, जिसका शासनकाल 1422 से 1446 के मध्य हमें देखने को मिलता है। देवराय द्वितीय के द्वारा श्रीलंका तक विजयनगर साम्राज्य को विस्तृत किया गया था। इसके शासनकाल में एक ईरानी राजदूत जिसका नाम अब्दुल रज्जाक था, उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया गया था। देवराय द्वितीय के पश्चात यहाँ का अगला शासक मल्लिकार्जुन होता है, जिसका शासनकाल 1446 से 1465 के मध्य देखने को मिलता है। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था और इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया गया था। इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक विरूपाक्ष द्वितीय होता है, जो कि इस वंश का अंतिम शासक होता है। संगम वंश के पश्चात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगला वंश सालुव वंश होता है, जिसका शासन काल हमें 1485 से 1505 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इस वंश की स्थापना सालुव नरसिंह वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। इसका अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम इम्माडी नरसिंह था। इसका संरक्षक नरसा नायक नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी जाती है और स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय राजवंश तुलुप राजवंश की यहाँ से स्थापना कर दी जाती है। अब हमें विजयनगर साम्राज्य में अगला राजवंश जो कि तुलुप वंश के नाम से मशहूर था, इसके बारे में पढ़ना होगा, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वह कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय के द्वारा उदयगिरी पर अधिकार किया गया और साथ में रायचूर पर भी अधिकार किया गया। कृष्णदेव राय के समय में अलबुकर्क नाम के व्यक्ति के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया गया था। कृष्णदेव राय के द्वारा आमुक्त मलयाद नाम का ग्रंथ भी लिखा गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इनके द्वारा अभिनव भोज नामक उपाधि भी ली हुई थी। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे और इनके शासन के समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग भी कहा गया है।
इन अष्टदिग्गजों में जो प्रमुख थे वह तेलुगु कवि पेडन्ना हुए। कृष्णदेव राय के द्वारा नागलपुर नामक एक नगर भी स्थापित किया गया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय के समय में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण भी किया गया था। और एक और पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम डुआर्ट बारबोसा था, उनके द्वारा भी विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम बाबरनामा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को इस समय का भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी कहा है। कृष्णदेव राय के द्वारा हजारा मंदिर बनवाया गया था और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। इसके पश्चात अगला शासक अच्युत देव राय होता है, जिसका शासनकाल 1529 से 1542 के मध्य देखने को मिलता है। अच्युत देव राय के समय बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह के द्वारा मुदगल के किले और रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन अच्युत देव राय फिर से इन दोनों किलों को आक्रमण करके जीतने में सफल होता है। तो अच्युत देव राय के पास वापस मुदगल के किले और रायचूर के किले पर अधिकार हो जाता है। अच्युत देव राय के समय उसका जो मंत्री हुआ करता था उसका नाम राम राय था। राम राय अत्यधिक शक्तिशाली होता जा रहा था और उसके द्वारा अच्युत देव राय को बंदी भी बना लिया जाता है। अच्युत देव राय के समय नूनिज नाम के व्यक्ति के द्वारा विजयनगर का भ्रमण भी किया गया था। राम राय के द्वारा अच्युत देव राय के भतीजे सदाशिव राय को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। अगला शासक यहाँ का सदाशिव राय होता है, जिसका शासनकाल 1542 से 1570 के मध्य देखने को मिलता है। सदाशिव राय के समय भी मंत्री राम राय ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम राय अत्यधिक शक्तिशाली था। इस समय दक्षिण भारत का बहुत बड़ा युद्ध देखने को मिला, जो कि तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से बहुत ही फेमस है। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, जिसकी सेना को राम राय के द्वारा लीड किया गया था, और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 राज्य सम्मिलित थे। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य या आप कह सकते हैं सदाशिव राय की पराजय होती है और यहाँ से हमें विजयनगर साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। सदाशिव राय के पश्चात यहाँ हमें इस के बाद अगला जो वंश देखने को मिलता है वह होता अराविडु वंश, जिसका हमें शासनकाल 1570 से 1649 ईस्वी के मध्य देखने को मिलता है। इस वंश का जो शासक हुआ वह तिरुमाल हुआ और इसने अपनी राजधानी पेणुगोंडा को बनाया। तिरुमाल के पश्चात यहाँ का अगला शासक श्रीरंग हुआ और इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है दक्षिण में। इसके पश्चात श्रीरंग तृतीय इस वंश का आप कह सकते हैं विजयनगर का अंतिम शासक होता है और यहाँ से आप कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का लेक्चर था विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। अगला मेरा वीडियो बहमनी साम्राज्य पर होगा। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और हमारी सीरीज़ को देखते रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वापस से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारना वापस शुरू कर दिए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग अपने घरों में रह करके
अपने मास्क सैनिटाइज करते हुए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए अपने घरों में अपनी तैयारियां करते रहें। हमारी सीरीज़ लगातार देखते रहें। हमारी टीम इस सीरीज़ को सफल बनाने में बहुत मेहनत कर रही है। आप लोगों को हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।